Okay, good afternoon, Harshit, Ishika, Vibhuti, and Saksham. Let us start because I cannot see other students. तो कोई नहीं, हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो मुझे याद दिलाओ कि मैंने लास्ट क्या करवाया था. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. बहुत बढ़िया. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की क्लैरिटी देख लेता हूं मैं. एक छोटा सा जल्दी से एक क्वेश्चन देता हूं और वो जल्दी से आप देख लो. उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूं. जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सीधा सा, एक छोटा सा प्यारा सा, कि भाई ये 2 किलो का पार्टिकल है एंड दिस इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. This is going with a velocity of 20 meter per second in this direction, and this direction is at an angle of 37 degree with the horizontal. There is another particle which is like this, and it is going with a velocity of 10 meter per second at an angle of 53 degree. I'll tell you the values again, don't worry. कि sin 37 cos 37 इसकी वैल्यू क्या होती है मैं फिर से याद दिला दूंगा, बट अभी पहले देख लो. ये एक पार्टिकल है विच इज गोइंग दिस वे. अच्छा, इसका मास देना मैं भूल गया, तो इसका मास मान लो 4 किलोग्राम है. इसका मास मान लो कि द मास ऑफ दिस इज 3 किलोग्राम एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो देयर आर 3 पार्टिकल्स बेसिकली. और मैं आपको याद दिलाता चलूं साथ साथ के साइन 37, वैसे तो याद होना चाहिए था आपको कि 3/5 होता है. cos 37 इज इक्वल टू 4/5 होता है. साइन 53 इज इक्वल टू 4/5. cos 53 इज इक्वल टू 3/5. ठीक है. कोशिश करो, ट्राई करो, कोशिश करो क्वेश्चन की. आप कर सकते हो, करो. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. हाउ टू गेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू शुड रिमेंबर दैट. हो गया बच्चों? इज इट डन? हो गया सर? एक मिनट सर. अच्छा, सर जहां पर वेलोसिटी इज इन मोर देन वन डायरेक्शन, देयर यू नीड टू रिजॉल्व द वेलोसिटी. ठीक है. एंड देन यू विल हैव टू टेक द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इंडिविजुअली and velocity of center of mass along y axis individually, and the formula for that is m1 v1 plus m2 v2 and so on divided by total mass. चलो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, इतना टाइम भी नहीं लगेगा. सर सिंपल सी बात है. थ्री हाँ जी. फोर्टी फोर 344/27 प्लस का स्क्वायर प्लस 298/27 का स्क्वायर. अच्छा, मतलब रिजल्टेंट निकाल लिया आपने. अच्छा चलो मैं बता, ठीक है. रिजल्टेंट का मुझे नहीं पता अभी कितना आएगा, बट चलो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लिख लेंगे. यस. ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट, तो 20 cos 37. cos 37 की वैल्यू देख लो, नीचे लिखी हुई है. cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो ये वैल्यू हो गई 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. this velocity is 16 meter per second. This is 20 into 3/5, तो this will be equal to 12 meter per second. ये आएगी इसकी वैल्यू. इसी तरह से
सर इस वाले की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 cos 53, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो दैट इज 10 into 3/5। सर देख लो 6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी y एक्सिस के along 10 sin 53, sin 53 is 4/5, that will be 8 मीटर पर सेकेंड। एंड द लास्ट वन इज कि 3 kg वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इज ओनली अलोंग y एक्सिस। बच्चे मेरे प्यारे बेटे, मेरे ईशिका, विभूति, मेरे बच्चों सुनो कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं तो हियर द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस। क्लियर है? क्योंकि वेलोसिटीज पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग भी है बच्चों, और y एक्सिस के अलोंग भी है। तो चलो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालें। तो x एक्सिस के अलोंग क्या आएगा सर? तो मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय इट्स x वेलोसिटी प्लस ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय इट्स x वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय इट्स x वेलोसिटी। देखो ध्यान से समझो भाई, ये 4 किलोग्राम वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है x एक्सिस वाली वो निगेटिव है, और 3 किलोग्राम वाले पार्टिकल की जो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 4 6 3 9। ठीक है? तो दिस विल बी इक्वल टू 32 एंड दिस इज 24। तो इसका मतलब ये हो गया 8/9 आएगा क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग Yes. x एक्सिस? वेरी गुड, दिस विल बी 8/9। इसी तरह से चलो y एक्सिस वाली वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस। लेट अस फाइंड दैट। तो velocity of center of mass along y axis, this will be equal to what? This will be equal to 2 multiplied by 12 plus of 4 multiplied by 8, because सबकी y पॉजिटिव है, तो 3 multiplied by 6 divided by the total mass which is 9। सॉल्व करो 24 और ये 32, 24 और 32 कितना हो गया 46, और 46 प्लस ऑफ 18 मतलब 46 प्लस ऑफ 18 आई कैन से 64 Sir, आई गेस। 74 आ रहा है 64 और 74, सर, ये 74 है। अरे ये 24 हुआ और ये अच्छा ये 54 आई। (74/9). This is velocity of center of mass along y axis। ये सबको क्लियर है भाई? यस सर। तो फाइनली अब ये वो एक घटिया सा कैलकुलेशन होगा जो मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया तो वेल एंड गुड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि अगर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो इस तरह से निकालते हैं। तो बेटा अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी अगर है तो सर सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी आएगी, और वो कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। तो सर ऐसे ही पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना? यस सर। तो अगर पार्टिकल्स के पास इंडिविजुअली एक्सेलरेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन होगा। तो सर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर यस बताइए सर। जो ये सेकंड वाला फिगर है, हम जी लोग जो एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस के उससे लेते हैं, तो ये एंगल उल्टी नहीं, तरफ से लेना चाहिए था। कंफ्यूज नहीं हो, एंगल एक्स एक्सिस के साथ किस चीज का एंगल लेते हैं? कौन सा एंगल आप एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं बेटे? सर मतलब मैं क्वेश्चन समझा नहीं। नहीं, मैं आपकी बात ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि ना कि ये वाला एंगल इधर है, तो ये एंगल 53 यहाँ पर गिवन है, तो आप ये क्या कहना चाह रहे हो कि इधर से ये एंगल मेजर करूं? यस सर, यस सर। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी ना कि एक ही डायरेक्शन में एंगल लिया जाएगा। रिजॉल्व करने में एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, ऐसा किसने बोला आपको? भाई आपका वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में उसको देख लो। भाई अगर ये इस क्वाड्रेंट में है तो इधर एक्स के साथ जो एंगल है बस उसी से काम चलेगा। अच्छा मतलब सर अगर मैं उस तरीके से करता तो ये 6 मीटर पर सेकंड मेरा अपने आप नेगेटिव आ जाता ना? हाँ, वो आपको अपने आप निगेटिव आ जाता। कैसे निगेटिव आता? देखो अगर ये वाला एंगल आप यहाँ से जाओगे तो ये 180 माइनस ऑफ थीटा लिखोगे। यस सर, यस ठीक है, सर। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा में आपको मालूम है कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, बट उनके साइन में जी सर, उसके जी जो सर। पॉजिटिव नेगेटिव साइन है उसमें फर्क आ जाएगा। तो इतनी मेहनत करनी ही क्यों है? ओके ओके इसका कोई ओके। वो है ना, कोई वो डायरेक्शन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। जी जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो मैंने टॉपिक बोला उसका नाम है सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं
तो कैसे लिखूंगा? चलो बेटे, इशिका कुछ आइडिया देंगे आप? इशिका, आपके मन में कुछ आ रहा है कि कैसे हम एक्सेलरेशन, बेटा कैसे हम एक्सेलरेशन के लिए बना सकते हैं फॉर्मूला? बेटे इशिका जी, मैं आपको Sir, बताऊं। instead of v, we हाँ, will write dv by dt. वेरी गुड। तो m1v1 प्लस ऑफ m2v2, बस यही है, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस क्या है इसमें भाई। इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पर मास तो कांस्टेंट है, तो क्या डिफरेंशिएट होगा? वेलोसिटी। मतलब इस बात को आप ऐसे लिखेंगे बेटा, एक स्टेप आपके लिए बस बढ़ा देता हूँ, dv1 d2 m dv2 upon dt and so on, divided by what? तो divided by m1 plus of m2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, m1 a1 plus of m2 a2 and so on and so forth divided by m1 plus of m2। अब फिर से कहानी वही है बेटा, क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, y एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है एट द सेम टाइम, या तो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग हो या एक से ज्यादा एक्सिस भी हो सकती है। तो इफ यू हैव the acceleration only along one axis, you will write this acceleration of center of mass only along one axis. If the acceleration of the particles is in more than one direction, so the acceleration of center of mass will also be in more than one direction. In that case, आपको हर डायरेक्शन के लिए individually acceleration of center of mass निकालना पड़ेगा। समझे आप? यस सर। नोट करो, एकदम खट से नोट करो। एक सवाल कराता हूँ, सब टाइम पास है इसलिए एक क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं। डन सर। ओके, मूविंग ऑन। जैसे बेटा मैं इसको थोड़ा एक बेहतर क्वेश्चन में पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि नॉर्मल ए दे के पूछूंगा वो आप कर सकते हो, है ना। तो एक थोड़ा सा इसी को थोड़ा अच्छा कर देता हूं कि मान लो थोड़ा आपको पुरानी बात याद भी आ जाए, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि वी हैव टू पार्टिकल्स और टू ब्लॉक्स कनेक्टेड दिस वे। दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास ऑफ 2 किलोग्राम। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा तो दिस 4 किलोग्राम विल मूव डाउनवर्ड्स एंड दिस 2 किलोग्राम विल मूव अपवर्ड्स। सबको क्लियर है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक ब्लॉक नीचे जाएगा, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। इन दोनों ब्लॉक को अगर मैं एज अ सिस्टम मानूं, तो अगर एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों ब्लॉक का कहीं पर तो सेंटर ऑफ मास होगा ना बेटा? विभूति, छोटी विभूति, Yes, sir. इन दोनों का कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा अगर मैं इसको एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम मानता हूं। इफ आई कंसीडर द टू ब्लॉक्स as my system, so it will have some center of mass somewhere, right? So if the individually blocks are accelerating, this means that center of mass will also accelerate. तो क्वेश्चन यही है बेटा कि आपको बताना है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे सोचेंगे? तो एक बात तो क्लियर है सर, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर ने हमें अभी अभी सिखाया कि acceleration of center of mass would be written as equal to m1 a1 plus of m2 a2 if I have two bodies divided by m1 plus of m2. But to find this we need the value of a1 and a2. इसके लिए मुझे a1 भी चाहिए और मुझे a2 भी चाहिए, then only I can be able to write the acceleration of center of mass. ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कैसे a1 और a2 निकालें। तो अब इसके लिए लॉज ऑफ मोशन आपको याद हो अगर वो चैप्टर, तो उसमें हम लोग याद करो कि हम लोग फोर्स लिखते थे और फिर उसके बाद रिसॉल्व करते थे। जानवी, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. जानवी, कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन? एक बात तो ऑब्वियस है कि 4 किलोग्राम और Sir, 2 किलोग्राम tension. ऊपर Sir, टेंशन, सारी फोर्स लिखने पड़ेंगे. चलो लिख लेते हैं। ऊपर टेंशन, नीचे mg, 2g, mg की sir. वैल्यू 20, यहाँ t तो यहाँ 40। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम 40 होंगे? minus t is equals to 4 है. वेरी गुड। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन सेम होंगे बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग। और कॉन्स्ट्रेन अप्लाई हुआ है यहाँ पर कि अगर एक एंड स्ट्रिंग का एक एंड ए से चलेगा तो दूसरे एंड को भी ए से ही चलना पड़ेगा।
तो बिल्कुल सही कहा जानवी ने कि आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 40 माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 4a, और दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2a। मैंने क्या किया है, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर बड़े वाले में से छोटे वाले को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, आपको कैसे पता चला कौन बड़ा है? बिकॉज t की वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो फिर आपने कैसे समझा कौन बड़ा है? बिकॉज हमें ये पता है बेटा कि बॉडी उधर ही एक्सेलरेट करती है, बॉडी विल एक्सेलरेट इन अ डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज ग्रेटर, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में आएगा जिधर फोर्स ग्रेटर होगा, राइट? तो इसीलिए बिकॉज दिस 4 किलोग्राम इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है कि नीचे लगने वाला फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेंशन, और ये 2 किलोग्राम वाला अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है द टेंशन एक्टिंग ऑन दिस 2 किलोग्राम शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 20। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो t एंड t विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 6a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 20/6, दैट इज 10/3। यहां तक क्लैरिटी है? Yes. हाँ ना बोलो? बहुत बढ़िया सक्षम। Yes, sir. हर ठीक है, वेरी गुड। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। हर्षित लिखवाओ, कैसे लिखूं? सर m1 a1 plus m2 a2। वेरी गुड, वो तो फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, वैल्यूज बताइए। अच्छा सर, हाँ ये हो सर, हम्म, 4 into 10/3 plus 2 into 10/3 upon 4 plus 2। बस एक चीज पे ध्यान दो हर्षित बेटा, क्या दोनों के एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन सेम है बच्चे? नो सर। नो सर। तो इस Doesn't बात matter. का भी ध्यान रखना अपने को ना। Yes तो sir, yes. मतलब अगर इफ यू विल बी टेकिंग वन ऑफ द डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, देन अनदर वन यू हैव टू टेक एज नेगेटिव। मान लो कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, और वाइस वर्सा। तो आप लिखेंगे सर 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, वी हैव गॉट इट एज 10/3 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 10/3 divided by total mass, which is 6. The acceleration of center of mass will be equal to 20/3 minus of 40/3 divided by 6. तो undoubtedly आप इसको subtract करोगे तो this will become equal to minus 20/3 divided by 6. इसका मतलब acceleration of center of mass can be written as minus of 20/18, और आप इसको लिख सकते हो 10/9, minus of 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन मुझे बताएगा कि ये माइनस साइन से आपको क्या पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग? Downwards. Downwards. डाउनवर्ड। जिधर आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव माना है, ये सेंटर ऑफ मास भी उधर ही जा रहा है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, और जाना भी चाहिए ना बेटा, जाना चाहिए। ऑल्दो दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, दोनों ब्लॉक के, बट सेंटर ऑफ मास किसके पास होता है? जिसका मास ज्यादा हो। भाई सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के पास होता है जिसका अपना मास ज्यादा हो, और मास किसका ज्यादा है? तो 4 किलोग्राम का। तो अगर 4 किलोग्राम का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके पास रहना चाहेगा, तो उसी के पास रहने के लिए उसको उसी दिशा में जाना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जिधर वो हेवियर बॉडी जा रहा है। जिधर तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, हम तुम बंधे एक डोरी से। क्लियर? नोट करो, आगे But बढ़े। sir, if we took m1 as 4, it would be positive? Yes, of course it will be positive, not only could be but it will be। ठीक है, अगर आप हेवियर मतलब ऐसा होता कि हेवियर ऊपर जा रहा होता और लाइटर नीचे जा रहा होता, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो कहीं पर, तो उस केस में ऑब्वियसली सेंटर मास ऊपर जा रहा होता। तो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन No ऑफ sir, I सेंटर ऑफ was मास। saying that either if we took m1 as 4, will it be correct or will it be wrong? I didn't get you, can you please repeat? If we took m1 as 4 instead of 2, it would come out as positive, then it would be wrong. Okay, you are trying to tell me that if I reverse the sign, I mean the upward direction I take it as negative and the downward direction I take it as positive, that is what you are trying to say? No sir, after the formula you have written 2 into 10/3, so I'm saying instead of 2 can we write 4, because if we take m1 as 4. You can take m1 as 4 also, no issue with that. M1 you can take it as 4, but see the point is if you will be writing m1 as 4, so in that direction acceleration if you are taking as positive, तो इसका मतलब है कि you are taking the downward direction to be positive. Am I right, Ishika? Yes sir. सोचो in place of 2 if I place 4,
ये पॉइंट यहाँ पर ये है कि सर आप मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, देन यहाँ पर 2 लगा ले, 2 को हटा के 4 कर दें और यहाँ पर 2 कर दें, क्या एक ही बात है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप इस यहाँ पर 4 लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आप 4 वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, मतलब 4 जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो, और इस वाले डायरेक्शन को आप कैसा ले रहे हो? इस वाले डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हो। समझ रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, बिल्कुल आप जो कह रही हैं वैसे करके मैं जल्दी से बता देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अगर मैं उल्टा कर दूं कि इसको इसको पॉजिटिव कर दूं और मैं इसको नेगेटिव कर दूं, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लूं और नीचे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं, ऐसा कर दूं, तो बेटे मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं लिखूंगा 4 × 10/3, क्योंकि इसको पॉजिटिव मान लिया मैंने अब इस बारी, प्लस 2 × -10/3, इसको नेगेटिव मान लिया मैंने, डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 6। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 40/3, तो ये आएगा वही 20/3, आंसर आएगा 10/9। अब वो सर अब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, भाई वो पॉजिटिव नहीं हुआ, आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसका सॉरी पॉजिटिव माना है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अभी भी नीचे ही जा रहा है, पहले भी सेंटर ऑफ मास नीचे ही जा रहा था, देखो आप, और अभी भी वो सेंटर ऑफ मास नीचे ही जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में 4 kg जा रहा है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया. गुड, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने एक्सीलरेशंस पे चर्चा की है कि दिस इज हाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन, दिस इज हाउ वी फाइंड द दैट क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी। सर जब हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला नेट फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास पे का नेट मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, है ना? मतलब अगर इफ यू हैव अ सिस्टम, if you have a system in which the individual particles are moving with some velocity individually, तो हर पार्टिकल की अपना मोमेंटम होगा सर, है ना? जैसे अब बात समझो सर, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहां नहीं समझ में बोलना, ये सब बहुत बच्चों वाली बात है भाई, कि अगर हम मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास की चर्चा कर रहे हैं तो एक बात बताइए, मान लेते हैं कि सर ये कोई पार्टिकल है, इसका मास m1, ये कुछ इधर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v1, नेट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बट अभी आसान रखने के लिए मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। सिमिलरली देयर इज अनदर पार्टिकल, ठीक है, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ v2, द मास ऑफ दिस इज m2, फिर इसी तरह से एक और पार्टिकल इस तरह से जा रहा है m3, वेलोसिटी v3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है बेटा अगर ये 3 पार्टिकल हैं या 3 से ज्यादा पार्टिकल हैं, इफ देयर आर 3 और मोर देन 3 पार्टिकल, या और आसान रखने के लिए 2 ही पार्टिकल मान लो ये 2 पार्टिकल का सिस्टम है, तो सर इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि अगर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम है तो सेंटर ऑफ मास का भी तो मोमेंटम होगा। क्या मतलब कि सर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका मास m1 + m2 हो, और इसी को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे, तो उसकी वेलोसिटी भी हम निकालना जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात हजम हुई है? Yes, सर sir. अगर Yes. किसी भी सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम है तो सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम होगा, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास? तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटम। देखो मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता है, थोड़ा वेक्टर फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कुछ भी हो सकती है, तो मैं एक जनरल वेक्टर के फॉर्म में बातें लिख रहा हूं, m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अभी आपने वेलोसिटी ऐसे लिखा था ना बेटा, बस उसमें वेक्टर लगा दिया मैंने, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी हो सकती है, वाई के अलोंग भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने बस वेक्टर साइन लगा दिया है। राइट मोहुना, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ is equal to m1 plus of m2 plus of so on and so forth multiplied by velocity of center of mass. Yes, sir.
Saksham, what is m1 plus of m2 plus of m3 and so on? What is this? What can you write this value as? m1 plus m2 plus m3 मतलब सिस्टम के सारे पार्टिकल के मासेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो will I get the total mass of the system or not? Yes, sir. इसका मतलब सर मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, देखो जिसको नहीं समझ में प्लीज पूछो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये टोटल मास हो गया ना, m टोटल जितना सिस्टम का मास है ये पूरा, प्लस ऑफ m2 v2 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ ना बोलना पड़ेगा Yes. भाई, किसको नहीं आया? Yes. ठीक है, अब ये जो टोटल मास है अगर मैं उसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे मास को, तो ये मोमेंटम ही तो है सर। नहीं आया भाई, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोमेंटम आ जाता है। Yes. तो ये मोमेंटम किसका मोमेंटम है? कोई बताएगा मुझे कि ये लेफ्ट वाला जो पार्ट लिखा हुआ है आपको, ये जो m टोटल लिख देता हूं छोटा सा, ठीक है, ये जो लेफ्ट पार्ट लिखा हुआ है ये किसका मोमेंटम है? पूरे सिस्टम का। The total पूरे system. सिस्टम का, मतलब इसको हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। Yes sir. और वो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है एक्चुअली में अगर आप देखो तो मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल प्लस ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब अगर मैं किसी भी सिस्टम में सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड कर दूं तो मुझे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम पता चल जाएगा। नहीं आया? आया सर, आया। भाई किसी कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मोमेंटम है उसको ऐड कर लो वेक्टोरियली, ऑफ कोर्स वेक्टोरियली, तो उस केस में आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम पता चल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, Yes sir. सबको क्लियर है? अगर किसी को नहीं Yes. क्लियर है तो प्लीज पूछे, छोटी सी बात है बिल्कुल। जिसको नहीं समझ में प्लीज पूछे। और अगर समझ आ गया तो प्लीज नोट करिए ताकि मैं फोर्स की बात भी कर लूं, उसके बाद सेंटर ऑफ मास में और आगे बात करके इसको निपटाएं जरा। सर हो गया? Wait. ओके Done. Done, sir. ठीक है, चलिए ये तो हो गया मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा इसी तरह से अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, फोर्स की बात कर रहा हूं है ना, अभी जो हमने बात करी वो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, एफ नेट ऑन सेंटर ऑफ मास, तो कैसे लिखेंगे? इसी चीज को डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं मोमेंटम, यस वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, इस चीज को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बट उसी को मैं एक और तरीके से पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए फोर्स का बेसिक मतलब क्या होता है सर? फोर्स का बेसिक मतलब होता है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास अगर अपन लिखेंगे तो फोर्स का बेसिक मतलब होता है भाई मास ऑफ द पार्टिकल या बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, ये तो लिखते हैं। तो Yes. चलो देखो, फोर्स अगर मुझे लिखना हो ऑन सेंटर ऑफ मास, भाई जितना पूरे बॉडी पे फोर्स लगता है वही सेंटर ऑफ मास पे भी तो लगना चाहिए ना, तभी तो दोनों इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो हमें मालूम है सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m1 a1, फिर से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज बोलेगा, m2 a2 डिवाइडेड बाय so on and so forth डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, अभी पढ़ा है हमने ये सब।
ये सारा कुछ अभी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब सर यहां से ये हो गया कि m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ so on and so forth multiplied by acceleration of center of mass, this can be written as m1 a1 plus of m2 a2 and so on and so forth, ऐसे लिख सकता हूं। Yes, अब sir. कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज दिस सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है बेसिकली? टोटल मास। बहुत बढ़िया सर, ये टोटल मास हो गया। टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस ऑफ m2 a2। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे बच्चों, तो क्या वही फोर्स होगा? भाई मास को अगर आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम व्हाट? इट Yes. विल ऑब्वियसली बिकम फोर्स। इसका मतलब दिस इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। दिस इज एफ नेट कह सकते हो या एफ टोटल कह सकते हो, acting on the center of mass, and that net force is equal to F1 plus of F2 plus of F3 and so on। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, ऐसे लिख सकते हैं हम। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर उन सब का हम वेक्टर सम ले लें तो सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले फोर्स का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब खुद सोचो कि अगर मान लो कि मैं आपसे कहीं पर कहूं कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ नेट क्या है बेटा? 0 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं d by dt ऑफ मास ऑफ टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, कह सकता हूं। Yes, sir. नहीं, d by dt, सॉरी मैं कुछ गलत कर गया। ये ऐसे लिख सकता हूं, शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है मैं ऐसे लिख सकता हूं d, और इसको मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का रेट ऑफ चेंज, दैट शुड बी इक्वल टू 0, हाँ सर। है ना? इसका मतलब है कि यहां पर अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, क्योंकि मास तो 0 नहीं हो सकता, तो डिफरेंशिएशन ही 0 हो सकता है। और डिफरेंशिएशन 0 होने का दो मतलब है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल रेस्ट में रहे, इसके दो मतलब है ना, कि आइदर ये पहले आपने पढ़ा था वही बातें हैं फिर से, आइदर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं यही बात समझ में? हाँ ही सर। आगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m into velocity of center of mass should always remain constant in this case where f external is 0। इसी को तो हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन कहा था, यही तो मोमेंटम का कंजर्वेशन है सर। मतलब p of center of mass will remain conserved, इसी को मोमेंटम का कंजर्वेशन कहते हैं। और इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P1 और P होता क्या है सेंटर ऑफ मास का? P1 प्लस P2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इज इक्वल टू कंजर्व्ड और कांस्टेंट। मतलब अगर आप किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा, ये बात हमें यहां से समझ में आ रही है। सर क्या बोला आपने भी जस्ट? मैंने ऐसा क्या बोला? मतलब मैं खुद भूल गया मैंने क्या बोला। अभी लास्ट लाइन बोली जो आपने। मैंने बोला कि अगर हम किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके ओके। या तो अगर वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली 0 है तो बाद में भी 0 रहेगी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इसी से मैं एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, तो मैं इसी बात पे अब एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेसिकली। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो सेंटर ऑफ मास पे, तो अगर मान लीजिए कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, और चल रहा था तो वो चलता ही रहेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यस सर। पहले आप इस बात को लिखो, मैं आपको बताता हूं इसमें मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे।
Is it done? सर नोट कर लिया हो तो आगे बात करें. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब बात सुनिए बेटे. अब सुनो, दिमाग खुला रखना जरा, और जहां नहीं समझ में पूछना. सर मैंने आपसे ये बोला कि wherever the external force is zero, either the center of mass, if it was initially at rest, will remain at rest, or if it was moving with some constant velocity, so it will continue to move with the same velocity. ठीक है, मतलब to change the velocity you need some external force. To accelerate the center of mass you need external force. अब एक बात समझो, मैं आपको जो समझा रहा हूं सुनो. मैं सिचुएशन समझा रहा हूं, समझना कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक पार्टिकल है मेरे बच्चों और ये दूसरा पार्टिकल है, ये 2 किलोग्राम का पार्टिकल है मेरे बच्चों और ये 4 किलोग्राम का पार्टिकल है, और आपसे बोला गया कि दे वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. ये इनिशियली, मैं एग्जांपल से चीजों को समझाऊंगा, सुनते चलो. ये पहला सिचुएशन आपको दिख रहा है, मतलब इनिशियली बोथ ऑफ दिस पार्टिकल आर एट रेस्ट. क्लियर है? Yes, sir. अब हुआ ये कि दे अट्रैक्टेड ईच अदर. ठीक है, ये देखो, ये दोनों रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो. अब यहां से हमने इसको रिलीज कर दिया सच दैट कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अट्रैक्ट खुद से, कोई इनको पुश नहीं कर रहा है. दे आर अट्रैक्टिंग by with each other by themselves, means there is no external force acting on these two particles. They are attracting by their mutual attractive forces. वो फोर्स कोई सा भी हो सकता है. that can be either electrostatic force of attraction or can be gravitational force of attraction. आप ये माने कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस में, मान लीजिए इस प्रोसेस में मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें ये इधर भागता है और ये इधर भागता है. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रोसेस में ये इधर जाता है और ये इधर जाता है. मान लो मैं आपसे कहूं कि ये कुछ समय के बाद, ये कुछ टाइम के बाद ये 2 मीटर चलता है, और ये कुछ टाइम के बाद, ये कुछ टाइम के बाद 4 मीटर चल चुका होता है. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरे प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास कितना चला, तो कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है. बेटा सारे बोलेंगे. इसमें पार्टिकल्स चले हैं, ठीक है, पहले रेस्ट में थे, और कैसे चले हैं? बाय देयर ओन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कोई बाहर से इनको पुश नहीं कर रहा है. अब मैं पूछना चाहूंगा इशिका बेटे, थोड़ा अच्छा पोर्शन है ये, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं सबसे वन बाय वन. इशिका बेटे मुझे ये बात बताओ. Yes, sir. इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट और इट वाज मूविंग इनिशियली, Initially, it was at rest. एंड इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स बेटे? No, sir. नो. तो इसका मतलब है कि if initially center of mass was at rest, तो what do you think? What will happen to the center of mass if the particle moves by themselves? तो as there is no external force और initially center of mass rest में था, तो जब ये पार्टिकल चलेंगे तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा या चलेगा? सोच के देखो लॉजिकली, जो अभी आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है. मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा है कि सर इफ एफ, सारे बच्चे सोचो, अगर जीरो है and if initial velocity of center of mass was zero, then finally also, यही तो पढ़ा है आपने, finally also position of center of mass, sorry, finally also velocity of center of mass will be zero. यही तो अभी पढ़ा है. हाँ, अगर ये मूव कर रहा होता, इनिशियली ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता, तो फाइनली भी ये मूव करता विद द सेम वेलोसिटी. बट ये इनिशियली रेस्ट में है, तो फाइनली भी कैसे रहेगा? ये नहीं आई बात समझ. यही तो पीछे भी लिखा था. अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो फाइनली भी उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी. मतलब हमेशा उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. इज इट क्लियर और नॉट? So there it won't be constant. देखो जीरो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट ना. इफ इनिशियली इट वाज जीरो,
finally also it is 0. Obviously it is constant. If initially it was 2 meter per second, finally also it is 2 meter per second, then also is a constant. Constant means what? The value should not change with time. Is it right, beta? Yes, sir. So this means that if initially it was 0, so it should be 0 with the time. If initially it is 10 meter per second, so it should be 10 meter per second with the time. There must not be any change in its magnitude, right? तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो फाइनली भी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा. मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी तो फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी या नहीं रहेगी? कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में होगी. तो यहाँ पर वैल्यू पहले वाली 0 है तो बाद में भी 0 होगी. इसका मतलब समझे? इसका मतलब सर कि अगर इस सिचुएशन में मेरी बात ध्यान से सुनना कि इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग एंड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और पार्टिकल्स इंटरनल फोर्स के कारण या ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस अगर पार्टिकल मूव करेंगे भी तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा. मेरी बात ध्यान से सुनो. Yes, sir. अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. लिखो नोट, NOTE, 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 नोट लिखो. नोट में लिखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम. Position of center of mass will remain same. That is, center of mass will remain at rest. Position of center of mass will remain same. That is, center of mass will remain at rest. Position of center of mass will remain same. That is, center of mass will remain at rest. Position of center of mass will remain same. That is, center of mass will remain at rest. लिख लिया? In the absence of any external force. In the absence of any external force. Sir, हाँ जी. अगर यही चीज हम प्लैनेट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो और सपोज हम आज से मतलब कुछ टाइम बाद वही प्लैनेट कोई प्लैनेट हम वापस से देखते हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? वो बाइनरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने वाली बात हो गई. बाइनरी सिस्टम उनका सेंटर ऑफ मास, बाइनरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऐसे ही निकालते हैं जैसे ये निकाल रहे हैं. मतलब हम उनका एक्यूरेट सेंटर ऑफ मास कभी नहीं बता पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वो तो मूव करके होंगे ना ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस. हाँ तो जिस लाइन, हाँ वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों ही प्लैनेट मूव कर रहे हैं अगर तो उनकी वेलोसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास विल आल्सो हैव सम वेलोसिटी, राइट? सर इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं. अगर कोई इंटरनल फोर्स मतलब एक्सटर्नल, इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था और ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा. हाँ मतलब अगर हम इनकी से हम ट्राई करते हैं इसी मेथड से तो हम गलत निकालेंगे, इसका मतलब यही है ना? जाहिर सी बात है वो चेंज हो रहा होगा. तो सही कैसे निकालेंगे? सही कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो नहीं निकालेंगे सही. वो सही निकालेंगे हम वहां से, वो प्लैनेटरी मोशन वगैरह स्टडी करके. ओके ओके ठीक है, खैर ये पॉइंट सबने समझ लिया कि मैंने क्या बोला है. सारे बच्चे पहले एक बार हाँ ना बोल दो. ये पॉइंट सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कैसे मैं फ्रेम कर सकता हूँ. जैसे मैं आपको जैसे जो एग्जांपल लिखा था वो एग्जांपल दोबारा लिख देता हूँ. मान लीजिए ये 4 किलोग्राम का पार्टिकल है और ये 2 किलोग्राम का पार्टिकल है और मैं आपसे कहूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनिशियली 10 मीटर है और इनिशियली दोनों रेस्ट में थे. इनिशियली रेस्ट में थे तो इसका मतलब है कि भाई सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में था. अब हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन 4 kg and 2 kg are released due to their
attractive force four kg moved by 2 meter, then can you see the question? When 4 kg and 2 kg are released, मतलब ये initial situation है when they were at rest, now they are released to सिमरन जा, वो वाली बात कर दी। अगर पहले हमने पकड़ के रखा था 4 किलो और 2 किलोग्राम को, एंड देन वी रिलीज्ड कि सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो 4 किलो is moving towards 2 kilogram obviously due to attractive force, तो दोनों एक दूसरे की ओर मूव करेंगे, they will be attracted by each other। तो 4 kg ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि if 4 kg covered a distance of 2 meter, तो what is the distance which will be covered by 2 kg? अगर 4 kg ने 2 मीटर कवर किया है तो 2 kg कितना कवर करेगा, ये क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर। अब मुझे पहले ये बात बच्चे बताओ, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी? पहले ये बताओ। No. Yes, sir. नो सर, बिकॉज मैंने कहा कि इनिशियली इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज आल्सो एट रेस्ट, राइट? तो अब इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं करना होता, इनिशियल सिचुएशन का सेंटर ऑफ मास लिखिए और फाइनल सिचुएशन का सेंटर ऑफ मास लिखिए और दोनों को इक्वेट करिए। कैसे करिएगा वो मैं अभी सिखाता हूं, पहले इसको नोट कर लो। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। जल्दी करो बच्चों। सर लेकिन दोनों सेंटर मास तो सेम ही आएंगे ना? नहीं आएंगे ना बेटा। हाँ मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम आएगी, तो उस पोजीशन से आपको क्या निकल जाएगा यहाँ पर, तो उस पोजीशन की वैल्यू से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा आपको, ये पता चल जाएगा कि कितना मूव हुआ है ना? मतलब सर जब हमने अभी कहा हम उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे? सर अभी तो आपने बताया था कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, फिर जब ये पोजीशन चेंज होंगी उसके बाद हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर दोनों सेंटर मास को इक्वेट करेंगे। सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना? फिर से बोलना सर, सॉरी, फिर से बोलना, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम मान रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, फिर हम ये 4 कहाँ के कर रहा है, कहाँ कर रहा है? इसीलिए तो मैंने कहा कि इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वेटेड टू फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंडिविजुअल पार्टिकल तो मूव कर रहा है ना सर? यस सर, यस सर। इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब है इंडिविजुअली पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होंगे। नहीं आया? आया। इंडिविजुअली पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा। मैंने ये थोड़ी बोला कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। और अगर बेटा सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो हाउ विल यू बी एबल टू इक्वेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? जी सर, है ना? समझ गया सर मैं। बहुत बढ़िया साहब। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? मैं बताऊं आगे? Yes. चलो, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें ये तो निकालना है ना कि कितना डिस्टेंस मूव हुआ है। सबको समझ में आना चाहिए भाई, नहीं समझ में आया तो बोलना। तो भाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए विभूति 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 विभूति, Yes, व्हाट इज sir. द फर्स्ट, वेरी गुड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास? मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? और व्हाट विल बी? M1 नहीं वो तो ठीक है, वो फॉर्मूला है, बट यू विल अज्यूम ऑरिजिन एट सम पॉइंट, राइट? है ना, ऑरिजिन कहीं पे मानोगे। तो यहाँ पर ऑरिजिन मैंने मान लिया, तो अगर मैं ऑरिजिन मान लूंगा तो सेंटर ऑफ मास, देखो एक सेंटर ऑफ मास, इसको मैं इनिशियल लिख देता हूँ। भाई सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा, इनिशियल नहीं भी लिखूं वरना हर्षित कहेगा कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। चलो 40 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकता हूँ बेटे। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये 0 हो गया, 20/6 मतलब 10/3। करेक्ट है बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes. अब सुनो, फाइनल सिचुएशन में ये 4 किलोग्राम यहीं पे तो नहीं रहेगा, हाँ सर। इट विल मूव बाय सम डिस्टेंस, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कितने डिस्टेंस से मूव हो। ओरिजिन यहीं का यहीं है, बट 4 किलोग्राम, ओरिजिन चेंज मत कर देना, वहीं का वहीं रहेगा ओरिजिन।
ऑरिजिन ही चेंज कर दोगे तब तो फिर पंगा हो जाएगा ना, फिर तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो जहां अपने ऑरिजिन माना वहीं का वहीं ऑरिजिन रहने दीजिए, समझ रहे हैं आप? ठीक है अब ये कितना मूव हो गया है, ये मूव हो गया है 2 मीटर, ठीक है, ऑरिजिन यही है, और ये 4 किलोग्राम, और ये क्या है, ये 2 किलोग्राम है, तो ये भी तो कुछ मूव करेगा। हाँ ये सर नई पोजीशन है 2 किलोग्राम की, ये कितना मूव हुआ ये हमें नहीं पता, तो इसको x मान लेते हैं। नहीं आया, नहीं आया। आया आया सर अच्छा, तो अब अगर आप फाइनल सेंटर ऑफ मास निकालिए, एक सेंटर ऑफ मास फाइनली कैलकुलेट करिए, तो अब क्या लिखिएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि अब 4 किलोग्राम ऑरिजिन पे नहीं है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, नहीं आ रहा यार, सर आ रहा है ठीक है, प्लस ऑफ 2 किलोग्राम 10 पे नहीं है, 2 किलोग्राम कुछ यहां आ गया है, 10 तो माइनस इसको अगर आप देखो, हाँ बहुत बढ़िया, 10 माइनस ऑफ x, सबको क्लियर है? Yes. तो 2 into 10 minus 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 6। तो अब देखो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2 8 प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 6, ये आपका फाइनल सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब हमने बोला कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्या बोलते हैं बच्चों, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब है 10/3 मस्ट बी इक्वल टू 28 माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से ये 3 टू द 6, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें हम, तो 20 इज इक्वल टू 28 माइनस ऑफ 2x, इसको इधर ले आइए तो माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पूरा जाएगी Yeah. अब बोलो किसको नहीं समझ में आया, क्या ये समझ आया आप कॉन्सेप्ट क्या था? सेंटर ऑफ मास को मैंने चेंज नहीं किया है, तभी तो इक्वेट किया दोनों को। समझ गया सर मैं ओके, सबको सर आ गया? क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इनिशियल पता करते हैं, फाइनल पता करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सर ये चैट डिसेबल्ड है क्या है? चैट डिसेबल्ड मैंने चैट डिसेबल कर रखा है, ऐसा क्यों कर रखा है मैंने, ये कहां से कर रखा है मैंने, मुझे खुद नहीं पता। लॉक मीटिंग वेटिंग चैट विथ मी नो वन, नहीं भाई सारे करो, एवरीवन। अब देखो तो इनेबल कर दिया मैंने, शायद हो गया इनेबल। यस सर ठीक है भाई, ये सबको क्लियर हो गया? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो Yes, बच्चों। sure. ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आगे बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो, शर्माओ नहीं, फिर मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आज खत्म कर देना है। सर ये फिर से मान लो कि ये दो पार्टिकल है और इस बार इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है। सर आप रिपल्शन होता है क्या? हाँ होता है भाई, दो चार्ज आप ले लें, पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोटॉन, तो रिपल्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, फिर से सब कुछ मैं वही मान लेता हूँ 10 मीटर। नहीं, सारा डेटा अगर सेम ले लूंगा तो मजा नहीं आएगा ना, ये 20 मीटर मान लो, और इसको मैं मान लेता हूँ ये 4 किलोग्राम, इसको मैं मान लेता हूँ 6 किलोग्राम। आपसे बोला गया कि ड्यू टू द रिपल्शन दिस हैज मूव्ड बाय 4 मीटर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बाय व्हिच दिस 2 किलोग्राम विल मूव। क्वेश्चन समझ में आ गया? स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। Yes. ठीक है मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि ड्यू टू द, अच्छा इनिशियली दे वर एट रेस्ट, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जैसे पहले लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा कि इनिशियली 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम वर एट रेस्ट, एंड देन ड्यू टू देयर म्यूचुअल रिपल्शन 6 किलोग्राम मूव्ड बाय 4 मीटर। तो आपका क्वेश्चन ये है कि बाय व्हाट डिस्टेंस दिस 4 किलोग्राम विल मूव। करो जल्दी।
6 मीटर इन मैग्नीट्यूड। ओके, और किसी का ये आंसर आ रहा है क्या? हर्षित ने Yes, मुझे sir. आंसर भेज दिया है। ठीक है, सक्षम का भी आंसर आ गया। और बच्चे जल्दी से बेटा, बहुत आसान सा है, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट यही करना है। इशिका तुम्हारा 24 आ रहा है। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। इनिशियली अगर आप सोचें, इसको मैं ओरिजिन मान लूं, यहाँ कहीं, यहाँ ओरिजिन मान लूं। इनिशियल पहले सिचुएशन समझते हैं। ठीक है, ये 4 मीटर अभी समझाऊंगा। ये इनिशियली ऐसे समझ लें पहले। तो हम इस सेंटर ऑफ मास को ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4 × 0 + 6 × 20 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 120/10, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब आपसे बोला गया कि दिस हैज मूव्ड बाय 4 मीटर, तो बाय व्हाट डिस्टेंस 4 किलोग्राम विल मूव, व्हाट विल बी दिस वैल्यू। तो ओरिजिन तो अभी भी यही है, ओरिजिन तो अभी भी आपको यही मानना है। अब जब आप फाइनली सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, तो फाइनल सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर अगर ये है, तो आप 4 किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? तो 4 किलोग्राम के लिए देखो, ये 4 किलोग्राम हैज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आप 4 किलोग्राम के लिए लिखेंगे 4 माइनस ऑफ x, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट पे चलेगा ना। और 6 किलोग्राम इसी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे आ गया? ये 20 तो पहले ही था, अब 4 और दूर चला गया, तो ये 24 मीटर होगा। और इसी तरह से इसका माइनस ऑफ x हुआ। ठीक है, तो दिस विल बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय कितना? तो डिवाइडेड बाय 10। राइट, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो ये लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ ये 24, तो ये माइनस ऑफ 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 24 जितना भी आएगा, 72 आएगा शायद, डिवाइडेड बाय 5। मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया है, तो ये आ जाएगा 72, तो माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 5। ये आपको समझ में आया सबको? अब दोनों को इक्वेट करो, तो 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 60 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 72। 72 और 60, तो इसका मतलब हो गया 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई इन मैग्नीट्यूड, इट वुड बी इक्वल टू 6 मीटर। ऋषिका, आपने कहीं पर गलती की होगी, और मुझे लगता है जहां पर आपने गलती की है वो है साइन में। आपने x का साइन निगेटिव नहीं No, लिया sir, instead of taking 24, I took 4. Okay, instead of taking 24 you took it as 4. Okay, तो उसको रेक्टिफाई कर लो। तो दिस इज हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी टैकल्ड। मतलब करना कुछ नहीं है, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू जस्ट नीड टू इक्वेट देम, दैट्स इट, है ना? यही करना होता है बस इस तरह के क्वेश्चन में। और इस तरह के क्वेश्चन की वैरायटी आपको जेई में भी मिल जाएगी, जेई में भी पूछा गया है। ठीक है, जेई में भी पूछे जाते हैं इस पे सवाल, है ना? जेई मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, आईआईटी की। Yes. तो खैर, तो ये नोट कर लिया, तो आगे बात करें। Yes. Yes, sir. अब सुनो सर, मैं आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, बिकॉज वी हैव टू कवर द 11th सिलेबस, लेकिन फिर भी एक आध तो सीख लो। देखो, अभी तक जो हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, उसमें वी न्यू द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एंड वी टुक ऑल द पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद हमने उसके प्रोडक्ट ऑफ मास और पोजीशन को लिखा एंड वी यूज द फॉर्मूला टू गेट इट सेंटर ऑफ मास। बट सर, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो जहां पर बहुत सारे पार्टिकल हो, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल आर देयर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक रॉड ले लूं मैं, मेड अप ऑफ आयरन, तो ऑब्वियसली दैट रॉड विल कंटेन मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयरन, और उसकी पोजीशन आप इंडिपेंडेंटली तो डिफाइन भी नहीं कर सकते हर पार्टिकल की। और अगर मान लो कर भी लो, तो आप कहां बिलियन तक उसको लिखते जाओगे और ऐड करते जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में हाउ डू वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास? तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्क्रीट था,
अब आपको कुछ आइडिया बन गया होगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक जो हमने काम किया वो डिस्क्रीट के साथ किया, अब हम कॉन्टिन्यूअस के लिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो अपने को बात समझ आ जाए। बस बहुत ज्यादा हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा 11th में बहुत ज्यादा ये डिटेल में नहीं है, तो इसलिए बस इतना तो जान ले कि व्हाट इज द फॉर्मूला एंड हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला फॉर द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में अपन क्या करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में मैं एग्जाम्पल के साथ ही ये फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसके साथ फॉर्मूला देखो, मतलब आप ऐसे समझें कि देयर इज अ रॉड, इट्स अ रॉड, राइट, इट्स अ रॉड। ये रॉड है सर जिसकी लेंथ मान लीजिए L है, और इस रॉड का जो मास है वो मास मान लीजिए M है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड द मास ऑफ द रॉड इज M, ठीक है। अब आपसे बोला गया सर कि अगर ये रॉड है सर, अगर सर ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। भाई एवरी बॉडी हैज इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, व्हाट वुड बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। मैंने आपको वैसे बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपसे बोला था कि कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आपको उसमें मैंने ये बताया था कि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, मतलब हाफ ऑफ द लेंथ पे होगा, मतलब मिड पे होगा। बट अब मैं सिखा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दैट। अब मुझे एक बात बताओ हर्षित, can I take different points and I can use the formula of m1 x1 m2 x2, can I use that now? नो सर, साल लग जाएंगे उसमें। साल लग जाएंगे। Even if given a chance, even if I know the position of each and every particle, then also I will not be able to apply that formula. The point is कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं भाई, वो कब तक, मतलब रोज अगर सुबह से रात तक लिखते बैठोगे तो ये इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कि भाई सालों में वो नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो अब ऐसे केस को हम कैसे सॉल्व करें, तो जब भी ऐसा केस फंसता है तो याद रखो कि व्हाट कम्स फॉर योर रेस्क्यू इज मिस्टर न्यूटन्स अगेन। बट मिस्टर न्यूटन अब कैसे, तो फिजिक्स वाइज नहीं, मैथमेटिक्स वाइज। न्यूटन साहब फिर से आपके रेस्क्यू के लिए आते हैं, बट मैथमेटिक्स वाइज। और मैथमेटिक्स वाइज कैसे वो रेस्क्यू करते हैं, तो बाय द इंटीग्रेशन। मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये जो कैलकुलस का पोर्शन है ये भी न्यूटन साहब की ही देन है ना। इट वाज आल्सो गिवन बाय न्यूटन। एनीवेज, तो बेसिकली मसला क्या है कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का खेल खेलेंगे, और कैसे खेलेंगे ध्यान से सुनो बच्चों, जहां नहीं समझ में प्लीज पूछना। बेटे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, रॉड का ये एंड मैंने ओरिजिन मान लिया, इस एंड को मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। और इसको ओरिजिन मान के मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है dx। विभूति ये कितना छोटा लेंथ है, अगर मैं आपसे पूछूं dx की लेंथ का एक आइडिया दो कि कितना छोटा लेंथ है, तो क्या कहोगे आप, हाउ स्मॉल इज dx। यस हर्षित, यू आर राइट। विभूति, हाउ स्मॉल इज dx। पता नहीं सर, बाकी के कंपैरेटिवली तो छोटा है। भूल जाती है ना आप लोग, इसीलिए मैं बार बार नाम ले लेके पूछता रहता हूँ। इशिका, कैन यू टेल मी हाउ स्मॉल इज dx, हाउ स्मॉल इज इट। Almost negligible. यस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अच्छा आंसर इसका ये है कि इट इज सो स्मॉल दैट इट्स लेंथ इज इटसेल्फ टेंडिंग टू जीरो। ये पता नहीं कितनी बार मैं समझा चुका हूं। जहां पर भी डी लग जाए इसका मतलब है कि इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि ये वैल्यू टेंड कर रही है जीरो को। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं 0.00000000000, मान लो विभूति सुबह से लिखने बैठे जीरो और लिखती जाए और शाम में यहाँ पर 1 लगा दे, तो ये ऑब्वियसली ये वैल्यू अगर देखो तो ये जीरो तो नहीं है ना, ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। बट ये जीरो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये वैल्यू जीरो की तरह नेग्लिजिबल है या नहीं है। बहुत छोटी वैल्यू है या बहुत बड़ी वैल्यू है, ये ऑब्वियसली बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस तरह की वैल्यू जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो, इसी को कहते हैं टेंड्स टू जीरो। अब जैसे मान लो कि इशिका ने शुरू किया आज से लिखना जीरो, और लिखती गई 10-20 साल तक इसने जीरो लिखा।
ठीक है, 10-20 साल तक इसने 0 लिखा, तब उसके फैमिली में कोई एक अकलमंद इंसान आया और उसने कहा ये बावली हो गई है, बेवकूफ है ये बच्ची, उसने आखिरी में 1 लगा दिया, बोला अब नहीं 0 लिखना है, आखिरी में उसने 1 लगा दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अभी भी ये नंबर 0 नहीं है। बट सोचो अगर वो 10-20 साल 0 लिखे और आखिरी में 1 लगाया जाए, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जैसे जैसे 0 बढ़ाता जा रहा हूं मैं, वैसे वैसे ये नंबर इज टेंडिंग टू 0। भाई ये पॉइंट के बाद जैसे जैसे मैं 0 बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे ये नंबर 0 को टेंड कर रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये जब भी, अब मत बोलना कि सर नहीं पता क्या है, जब भी डी लग जाए इसका मतलब है वो वैल्यू इतनी छोटी है सच दैट इट इज टेंडिंग टू 0, मतलब इट इज कंपेरेबल टू 0 ऑल्दो इट इज नॉट 0। क्योंकि अगर 0 ले लेंगे ना तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना, फिर तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होगी, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा साहब, ये एलिमेंट मैंने x दूरी पे माना। अच्छा बेटा मुझे एक बात और साथ साथ बता दो सक्षम, ये जो मैंने dx माना है, ये आपको पता है कि भाई dx इज वेरी स्मॉल एंड इज सो स्मॉल दैट इट्स वैल्यू इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब इस dx को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं या नहीं? क्योंकि ये इतना छोटा है, इसका साइज इतना छोटा है, ये लेंथ इतनी छोटी है कि मैं इसको नेग्लिजिबल डायमेंशन का पार्टिकल मान सकता हूं या नहीं? यस सर, मान सकते हैं। मान सकता हूं। भाई सबको समझ में आया कि भाई ये इसका लेंथ इतना छोटा है कि इसको मैं एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि पार्टिकल का भी कोई अपना डायमेंशन नहीं होता, तो इस छोटे से एलिमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियरिटी है? सबसे पहला स्टेप क्या करना है, छोटू सा एलिमेंट लेना है, वो ले लिया हमने। क्यों छोटा सा एलिमेंट लेना है? क्योंकि अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो उसको मैं पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब जब अपन इतना कर लेंगे तो इस dx का मास भी अपन निकाल सकते हैं। अरे सर dx का मास अपन निकाल लें, कैसे निकालेंगे सर? यूनिटरी मेथड सर, ये भी पता नहीं 10-20 बार बता चुका हूँ। पूरे एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास यूनिटी m बाई एल है, तो dx लेंथ का मास m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई dx। भाई एक का मास निकाल लो तो उसके बाद जितने का भी मास निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर लो। भाई एक चॉकलेट का अगर मुझे कॉस्ट पता है तो मैं 20 चॉकलेट्स का कॉस्ट बता सकता हूं। यही तो होता है ना? Yes, sir. दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। ओके, अब जब आप इतना कर लें तो फाइनली आप लिखें x सेंटर ऑफ मास। अब ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, x dm अपॉन dm, ये होगा भाई, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये है फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूअस बॉडी में ये इंटीग्रेशन यूज होता है ऐसे। अब x क्या चीज है? तो x वो चीज है जो मतलब आपने जो एलिमेंट लिया है वो कितनी दूरी पर लिया है, वो है x, तो आपने x पे ही लिया है तो x ही लिख दें। dm की जगह आप क्या लिखेंगे, m बाई एल dx। यार नहीं आया, नहीं आया। और नीचे dm की जगह क्या लिखेंगे, m बाई एल dx। यार तुम सन्नाटे में चले गए, So ये समझ में नहीं आया. नहीं आया। ये फॉर्मूला है बेटे, ये क्या चीज है इशिका? फॉर्मूला है। लेकिन for dx नहीं होगा. यहाँ पर dx ये सॉरी, ये मुझसे गलती हुई है, ये dx नहीं है, ये dm। अब देखो तो आप समझ में आ जाएगा शायद। ये dm है ना बेटा? इशी Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर फॉर्मूले में भी क्या रखना है, dm। तो dm की वैल्यू क्या है, m बाई एल dx, वो लिख दिया। क्लियर है बेटे? Yes, sir. चलो मैं फिर से एक बार विभूति एक बार और प्लीज, डोंट माइंड इट, एक बार और बता दूं। x मैंने यहां से मेजर किया ना, इस पॉइंट से, तो अगर मैंने x यहां से मेजर किया तो मुझे x की इनिशियल वैल्यू यहां पर कितनी मिलेगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट दिस पॉइंट? जो ब्लू करके दिखा रहा हूं, ब्लू से जो मैंने दिखाया। यस सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट दिस पॉइंट, एट दिस एंड? ये ब्लू वाला छोटी, यही ओरिजिन आपने माना तो x 0 हुआ ना बेटा। यस सर। अपना क्या सोचने लग गई? और यस यहाँ सर। पर x कितना हो जाएगा, यहाँ पर x कितना हो जाएगा, इस एंड पे x कितना होगा? यहाँ से चलते 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 देखो लेंथ l है, तो x की वैल्यू बोलो, l होगी बेटा। यस सर. तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको? 0 से l।
कहां से कहां तक? 0 से L। यहां तक नोट करिए तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करूंगा। 0 से L तक इंटीग्रेट होगा। सर L या X तक? नहीं बेटा, x तो कोई भी जनरल डिस्टेंस है ना। जैसे मैं कह दूं कि इन जनरल यू वाज इन सम क्लास, ठीक है, तो वो आपने मान लो कि स्टडी करना शुरू किया नर्सरी से, और आप मान लो पीएचडी करोगे, मान रहा हूं मैं, तो आप नर्सरी से पीएचडी तक गए ना। लिमिट क्या हुई आपकी? नर्सरी, और फाइनल लिमिट क्या हुई? पीएचडी, यही हुई ना। इन बिटवीन तो आपके क्लासेस चेंज होते रहे। तो उसी तरह से मैंने कोई एलिमेंट यहां पर माना एक्स पे, बट वो एलिमेंट कहां से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा? यहां से। और कब तक ऐसे एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे? यहां तक। तभी तो पूरी रॉड पे ऐसा ऐसा एलिमेंट ऐड हो पाएगा। ए बेटा, सर लेकिन L तो पूरा रॉड का लेंथ हुआ। हाँ तो ये भी तो, ये x क्या चीज है? ये x इस ओरिजिन से कोई जनरल डिस्टेंस है। ये x क्या चीज है? ये x ओरिजिन से कोई जनरल डिस्टेंस है, यही तो है ना? यस सर। ठीक है, ये x। we should do it dx में because L तो पूरा लेंथ हो गया पूरे रॉड का। हाँ बेटा, बट dx क्या है? यही एलिमेंट है, एक छोटा सा पार्टिकल माना। तो एक बात बताओ, ऐसे ऐसे पार्टिकल कहां से कहां तक मिलेंगे तुमको रॉड में? पूरे लेंथ के बीच। पूरे लेंथ के बीच। और वो लेंथ कहां से कहां तक पहुंचेगा? 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? वो L तक जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर। समझे आप? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लो, तो जल्दी से यहां तक नोट करो। कर लिया, कर लिया, कर लिया। जी सर। सर नोट कर लेना तो बता देना। क्या हुआ सक्षम, क्या लिखना चाह रहे हो स्क्रीन पे? बेटे यहां तक नोट कर लिया आप सबने? Yes, sir. Done. यस सर, डन। चलो बेटे इंटीग्रेट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ द रॉड फिक्स है या वो भी वेरी करेगी? तो फिक्स्ड है। मास ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, लेंथ, टोटल लेंथ इज आल्सो फिक्स्ड। एल तो फिक्स्ड है ना, एक्स बदल रहा है, और एक्स कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके एल तक जाएगा। तो इसका मतलब है m बाई एल को मैं बाहर कर सकता हूं, और इंटीग्रेट किसको करूंगा? एक्स dx को। कहां से कहां तक? 0 से एल तक। और नीचे भी अगर देखो तो m बाई एल बाहर, ये dx 0 से एल। आपको नहीं लगता कि m बाई एल कैंसिल हो गया? इसका मतलब यस सर। इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताने वाला, बिल्कुल मेरा मन नहीं है। इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से l तक। अब इतना करने के बाद हम लोग लिमिट पुट करते थे, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट l माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज 0। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, और जिनको इंटीग्रेशन याद नहीं है वो इंटीग्रेशन के लेक्चर फिर से देख लें। एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एल, तो फाइनली आप एक सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हो? एक सेंटर ऑफ मास इज एल बाई 2। देखो अगर कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अगर इंटीग्रेशन भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। Yes, sir. आ गया. बेटा अगर कोई भी बच्चा, बिल्कुल बिंदास यार, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। Done, sir. सबने बेटा, सबको समझ आ गया? यस सर।
ठीक है, तो आज इतना ही। रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे और कल टाइम पे कनेक्ट हो जाइएगा और कल की क्लास मत मिस कीजिएगा। कल हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे सर, तो प्लीज सर डोंट मिस क्लास। हाँ बोलो बेटा, सर बोलो मेरा अर्षित। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर मैं एक वो कर रहा था ना, क्या कहते हैं, ये इंटीग्रेशन ही कर रहा था सर, तो एक फॉर्मूला आया, उसमें लिखा था dx बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर से बोलना, dx बाय रूट। dx बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सर ये वो SHM का वो चल रहा था ना, एम्पलीट्यूड, उसमें एक फॉर्मूला आया। हाँ सर, तो इसने इसको साइन इनवर्स डायरेक्टली लिख दिया होगा साइन इनवर्स x बाई ए। हाँ या सर, वो कैसे लिखा ये पूछ रहा हूँ मैं। वो कैसे लिखा, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। वो अभी के नॉलेज के हिसाब से करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सुना है आपने? नहीं सर। नहीं सुना है ना, तो अभी फिलहाल रट लो इसको। मैथ्स है तुम्हारे पास या बायो है, क्या है? दोनों है मेरी। दोनों है। तो आपको मैथमेटिक्स में 12th में ये बाकायदा प्रूफ कराया जाएगा। ओके और ओके। मान लो कि कभी मेरे पास फुर्सत हुई तो मैं करा दूंगा, बट अभी टाइम नहीं है तो अभी नहीं करा रहा, बट कभी फुर्सत हुई तो करवा दूंगा। वैसे ही फॉर्मूला रट लो, साइन इनवर्स के फॉर्म में ही आता है। ये सर मुझे